बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं किडनी का ग्लोमेरुलर डिजीज़ का अगला टॉपिक, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, MPGN। तो MPGN मैंने आपको जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ का, तो मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी होगी, थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन भी हो रही है, और साथ में प्रोलिफरेटिव का मतलब है कि सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, यानी कि उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ग्लोमेरुलाई में जो सेल्स हैं, मेसेंजियल सेल्स हो गए या एपिथेलियल सेल्स, उनकी जो है वो हाइपर सेलुलैरिटी, उनका सेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस MPGN जो है, इसमें थिकनिंग भी होगी GBM की, और साथ में सेल का नंबर भी बढ़ेगा। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं MPGN की। एक होती है टाइप 1 MPGN और दूसरी होती है टाइप 2 MPGN। टाइप 1 MPGN जो है, इसमें क्लासिकल और अल्टरनेटिव दोनों जो पाथवेज हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल भी और अल्टरनेट भी, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट पाथवेज की एक्टिवेशन हो जाती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट पाथवेज क्या होती हैं कि एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें सीरम प्रोटीन्स, जो ब्लड होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के केस में ये सिस्टम जो है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। उस इन्फेक्शन पे जाते हैं बॉडी में जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ होता है, और फिर वो उसको कंटेन करने के लिए ये उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं। तो इनकी एक्टिवेशन की बेसिकली तीन पाथवेज हैं, एक क्लासिकल पाथवे, एक अल्टरनेटिव पाथवे और एक MBL, मैनोज बाइंडिंग लाइगेंड पाथवे है। इस टॉपिक के स्कोप से बाहर है इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज को डिस्कस करना। बस इसके लिए इतना याद रख लें कि जो क्लासिकल पाथवे है वो एक्टिवेट होता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन से, जबकि जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो एक्टिवेट होगा कोई वायरल या बैक्टीरियल एंटीजन की वजह से। ये दो बातें याद रख लें। तो टाइप 1 MPGN में क्लासिकल पाथवे भी एक्टिवेट होता है और अल्टरनेटिव पाथवे भी एक्टिवेट होता है, जबकि टाइप 2 MPGN में सिर्फ अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हुआ है, यानी कि कोई बैक्टीरियल या वायरल एंटीजन है, सिर्फ उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे की एक्टिवेशन हो रही है टाइप 2 MPGN में। जो टाइप 1 MPGN है वो एसोसिएट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ और हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ। ये एसोसिएशन आप ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं कि हेपेटाइटिस का मरीज़ है एक, तो उसको ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हेपेटाइटिस क्योंकि वायरल एंटीजन है, इसी वजह से ही जो अल्टरनेटिव पाथवे वो एक्टिवेट हुआ है और इसमें आगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन है। जबकि टाइप 2 MPGN जो है, ये एसोसिएट होता है C3 नेफ्रेटिक फैक्टर से। अब ये C3 नेफ्रेटिक फैक्टर क्या है? ये एक ऑटो एंटीबॉडी है जो डायरेक्ट प्रोड्यूस होती है C3b के खिलाफ। मैंने आपको बताया कि सीरम प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, जिनको जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इम्यून सिस्टम को, किसी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ वो लड़ते हैं, सीरम प्रोटीन्स। तो उनमें से एक प्रोटीन है C3b, ये बॉडी में नेचुरली ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो अब बॉडी का इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को एज अ फॉरेन एंटीजन ले लेता है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, और वो बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाता है। तो वो एंटीबॉडी जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम के खिलाफ अपने टिश्यूज़ के खिलाफ बन रही हो, यानी जैसे ये एक प्रोटीन है, ये बॉडी का अपना नेचुरली प्रोटीन है, तो अगर इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बने तो उसको कहते हैं ऑटो एंटीबॉडी। तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रही होती है उसको कहते हैं C3 नेफ्रेटिक फैक्टर, C3NF। तो जब ये C3NF बनेगा तो ये और एक्टिवेशन करवा देगा अल्टरनेटिव पाथवे की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन का जो पाथवे है ना, अल्टरनेटिव पाथवे, उसकी ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ये ओवर एक्टिवेशन होगी तो ग्लोमेरुलस के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। ये C3b जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ये एंटीबॉडीज C3b के साथ बाइंड करेंगी जाके, और फिर जाके ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब अब बॉडी को के ग्लोमेरुलस किडनीज़ में जब एक चीज़ की एबनॉर्मल डेपोजिशन शुरू हो रही है, तो बॉडी के प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को लगता है कि इधर कोई मसला है, तो वो आके उस जगह पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। तो इन दी एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होती है, इसका एंड रिजल्ट होता है मैक की फॉर्मेशन।
मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये C3 पहले एक्टिवेट होता है, फिर वो आगे C5 को एक्टिवेट करता है। C5 जो आगे C5, C6, C7, C8 और C9। तो ये C5 टू C9 जो है ना, ये एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की जब फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जिस टिश्यूज़ के खिलाफ ये बना होता है, जिन टिश्यूज़ के खिलाफ, उन टिश्यूज़ की मेम्ब्रेन्स जो हैं उनमें पोर्स क्रिएट कर देता है। अब उस टिश्यू की मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो गए हैं तो वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है जिसकी वजह से वो टिश्यू तबाह हो जाता है। तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बेसिक मैकेनिज्म है। तो जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक बनेगा तो उससे जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज हैं वो उससे डैमेज हो जाएंगी, उनमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म हो रहा होता है टाइप 2 एमपीजीएन में। तीसरी बात इसमें याद रखनी है कि टाइप 1 एमपीजीएन में सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होंगे, जबकि टाइप 2 एमपीजीएन में इंट्रा मेम्ब्रेनस जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डिपॉजिट्स होंगे। मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि डिपॉजिट्स की लोकेशन क्या होगी। अब ये देखें, ये टाइप 1 एमपीजीएन जो है, टाइप 1 एमपीजीएन में ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर आ गया, ये कैपिलरीज है। कैपिलरी के बाद ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम है, और नीचे ये पोडोसाइट्स आ गई या विजरल एपिथेलियल सेल्स, ये पैराइटल सेल्स, और फिर ये नीचे पीसीटी शुरू होगी। ये ग्लोमेरुलस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब टाइप 1 एमपीजीएन में क्या हो रहा है, हमने बात की थी कि क्लासिकल और अल्टरनेटिव दोनों पाथवेज एक्टिवेट हुई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। उससे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए इम्यून कम्प्लेक्सेस। इम्यून कम्प्लेक्स किसे कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन इस केस में क्या होगा, कोई भी इधर ग्लोमेरुलस के सेल्स हैं उनको बॉडी फॉरेन एंटीजन कंसीडर करके उन एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो वो एंटीबॉडीज़ आके एंटीजन के साथ बाइंड करके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, और इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो आके डिपॉजिट करना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि टाइप 1 एमपीजीएन में सब एंडोथीलियली डिपॉजिट होंगे। सब एंडोथीलियल कौन सी जगह होती है? अब ये कैपिलरी है ना, कैपिलरी की लाइनिंग होती है ऐसे, इंटरनल लाइनिंग ऑफ आर्टरी, एंडोथीलियम कहते हैं उसको। तो इस एंडोथीलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम, इसके दरमियान वाली जगह एंडोथीलियम इसको कहते हैं, सब एंडोथीलियल स्पेस। जबकि जीबीएम और पोडोसाइट्स के दरमियान वाली जगह सब एपिथीलियल होती है, क्योंकि ये एपिथीलियल सेल्स हैं तो ये सब एपिथीलियल स्पेस होगी। जीबीएम और कैपिलरी के दरमियान वाली सब एंडोथीलियल स्पेस, तो इसमें सब एंडोथीलियली डिपॉजिट करेंगे इम्यून कम्प्लेक्सेस। जबकि टाइप 2 एमपीजीएन में ये बात बहुत ज़रूरी है, ये याद रखें कि मेम्ब्रेन के अंदर, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो मैंने पिंक से बनाए हैं ये जो हैं ये डिपॉजिट हुए हुए हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस। तो अब देखें, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकंड भी है, और इसके अंदर आके ये लीनियर ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसने ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को तकसीम कर दिया है दो पार्ट्स में, स्प्लिट हो गई है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दो पार्ट्स बन गए हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं डबल जीबीएम या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो वो बताएंगे कि एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है जनरलाइज्ड एडीमा के साथ, यानी उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। आपने ग्लोमेरुलस के बेसमेंट मेम्ब्रेन का टिश्यू की बायोप्सी की है, और फिर उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है तो आपको स्प्लिटिंग ऑफ जीबीएम नज़र आ रही है, यानी कि डबल जीबीएम नज़र आ रही है, या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उससे कैच कर लेना है डायग्नोसिस को कि ये टाइप 2 एमपीजीएन है। और साथ में मैंने आपको बताया कि हाइपरसेलुलैरिटी भी होती है, ये मेसेंजियल सेल्स जो हैं, ये स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं ग्लोमेरुलस के, इनकी भी प्रोलिफरेशन हो जाती है, ये हाइपरसेलुलर हो जाते हैं, ज़्यादा इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो ये थी बेसिक इसकी हिस्टोलॉजी। तो इसको याद रखें कि टाइप 2 एमपीजीएन को डेंस डिपो डिजीज़ भी कहते हैं, DDD। इसके बाद मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी जब भी आएगी आपने ऐसे 3 पार्ट्स में लिखना है: लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में दोनों में ही, टाइप 1 और टाइप 2 में, इसके नाम से ही जाहिर है कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, एक तो मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, जीबीएम थिक होगी, दूसरी मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई हुई है, दोनों में लाइट माइक्रोस्कोप पे शो होगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये टेक्निक होती है जिसके थ्रू को जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो विजिबल हो जाती हैं किसी भी टिश्यू में। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स नज़र आएंगे C3 के। मैंने जब पैथोजेनेसिस पढ़ाई थी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की, उसमें बताया था कि किडनी में सिर्फ
एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़ के अलावा जो भी डिजीज़ होगी उसमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे। सिर्फ एंटी जीबीएम डिजीज़ यानी गुड पास्चर सिंड्रोम और एंटी जीबीएम डिजीज़ में लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं, बाकी सब में ग्रैन्युलर C3 डिपॉजिट्स होंगे। इसमें भी ग्रैन्युलर होंगे, इसमें भी टाइप 2 एमपीजीएन में भी ग्रैन्युलर C3 डिपॉजिट्स होंगे। जबकि इसमें चूंकि ये इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड भी है तो एंटीबॉडीज़ जो आएंगी वो आईजीजी टाइप की होंगी और इसमें मेसेंजियल रिंग्स बनेंगे। मेसेंजियल रिंग्स क्या होते हैं कि मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन की वजह से वो एक रिंग फॉर्म में मेसेंजियम आ जाती है जिसको मेसेंजियल रिंग्स कह देते हैं। तो टाइप 2 एमपीजीएन में ये होगा। आपने आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होंगे। पेपर में सिनारियो में ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपने की है तो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आए हैं। और इसमें टाइप 2 एमपीजीएन में इंट्रा मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट्स बनेंगे जिसकी वजह से डबल जीबीएम हो जाएगी और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस शो करेगी। तो ये था एमपीजीएन का टॉपिक। अब अगली वीडियो से देखते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी।